जय हिंद, जय भारत। भाई और बहनों, देखिए काफ़ी लफड़ा चल रहा है, क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ इस भारत का भविष्य है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी हद तक ठीक नहीं होने वाला है। आज ये जो बात मैं बोल रहा हूँ, ये किसी आधार के ऊपर बोल रहा हूँ। इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगी कि मैं क्यों बोल रहा हूँ। ये सारी बातें प्रूव कर दूंगा मैं इस वीडियो के अंदर। भारत का जो भविष्य है वो सही नहीं होने वाला है। आप मुझे कुछ भी बोल सकते हैं कि मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, पर ये सब मैं जो बोल रहा हूँ ये मेरा खुद का अनुमान बता रहा हूँ। मैं कोई सरकारी आंकड़े तो नहीं बता रहा हूँ, खुद का अनुमान बताऊंगा सब कुछ। और आप उसको अपने आप से रिलेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको भी सही लगेगा। ये कोई काला जादू नहीं करने वाला मैं आपको। ये जो परिस्थितियां हैं देश की, उसके ऊपर आधारित है, उसके ऊपर आधारित है दोस्तों। और बड़ी गहरी बात होगी इसमें, और सब कुछ ऐसे होगा जो भी मैं बोलूंगा वो आपको समझ में आने वाला है अच्छी तरह। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि जो सेना के दो जवान आज सुप्रीम कोर्ट में बैठे थे, और वो सेना के दो जवान हैं, वो गलत हैं, वो सही हैं, वो टर्मिनेट हैं, वो डिजर्टर हैं, वो डिसमिस हैं, वो डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस हैं, वो जो भी हैं, मैटर वो नहीं है। बिल्कुल भी मैटर नहीं है कि वो क्या है। मैटर ये है कि अगर इस देश में कोई इंसान, किसी के पास भी, ऐसी अथॉरिटीज़ के पास, बड़ी छोटी सबके पास ये जाए कि साहब मुझे न्याय नहीं मिला और मेरी बात सुन लो, और कोई सुने ना, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब सुने ही ना। न्यायालय में एक वकील ने बोल दिया, बट आज तक किसी और ने नहीं बोला है कि भाई आपको केवल और केवल, मतलब प्रत्यक्ष रूप से किसी ने नहीं बोला है उस वकील को छोड़ के। वकील ने बोला कि मैं मदद करूंगा, बाकी सब सोशल मीडिया के ऊपर कमेंट करने के लिए बने हैं। और जहां भी चंदू चौहान गया है, अभी तक एक नेता का मंच पे मिला है उसको बोलने के लिए, वो भी जनता ने काफी जब सपोर्ट किया। जनता साथ है, बट जनता को जो फौज की बातें हैं वो समझ में नहीं आती। गोपनीयता गोपनीयता बहुत ज्यादा होती है और वो समझ में नहीं आती। इस चक्कर में होता क्या है कि जनता कुछ नहीं बोल पाती है, कुछ नहीं कर पाती है, और जनता बस एक बार जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद के नारे में सपोर्ट जरूर करती है। तो जनता को भी ये समझ आना चाहिए कि वो जो दो जवान बैठे हैं उनकी क्या मांगे हैं, क्या डिमांड है। साथ में ये जो डिमांड और मांग है ये केवल और केवल उनकी नहीं है, क्योंकि चंदू चौहान की भी काफ़ी वीडियो डिलीट की गई है, जो काफ़ी, जिनमें 30, 35, 40, 50 हज़ार व्यू आए थे। और अभी भी एक वीडियो जिसमें 84 हज़ार व्यूज आए। तो 84 हज़ार को अगर हम ये माने कि वो काफ़ी बड़ी वीडियो है, तो एक आदमी ने एक बार ही देखी होगी, तो लगभग 80 हज़ार आदमियों के पास तो वो वीडियो गई है, उसने पूरी देखी होगी। क्योंकि ये जवानों की वीडियो है, लगभग लोगों का इंटरेस्ट रहता है, वो देखते हैं कि भाई जवानों की वीडियो है। तो लगभग 80 हज़ार आदमी ने वो वीडियो देखी होगी। बावजूद वो वीडियो देखने के बाद, और ये जहां तक आइडिया है कि 50% तो सोल्जर्स ने देखी होगी, चाहे वो रिटायर्ड हो चाहे वो सर्विंग हो, और 50% वो सिविल जनता ने देखी होगी। बावजूद इसके किसी की भी ये हिम्मत नहीं हो रही है कमेंट करने के अलावा कि जाके उनसे उनका साथ दे दे। किसी की भी हिम्मत नहीं है, इवन मैं भी नहीं गया हूं। तो आप ये सोचो, मैं आपके साथ ही हूँ, चिंता मत करो। सारा देश एक जैसा है तो हम सारे एक जैसे हो चुके हैं। अब आप ये सोचो कि दो जवान जो खुद पीड़ित हैं, उनके अलावा, उनके साथ एक वकील के अलावा दूसरे जो एक जेसीओ साहब और एक जो जवान थे वो हरिंदर, उनको वो तो कंटिन्यू अपना काम कर ही रहे हैं, उनके अलावा कोई भी उनके साथ नहीं आया है। एक दो छोटे चैनल हैं, 1 से 2 मिलियन वाले सब्सक्राइबर वाले, छोटे तो नहीं कह सकते, मतलब जो चैनल के नाम पे जैसे ये नेशनल मीडिया है उनको, उनसे छोटे हैं। उन्होंने हिम्मत करी है, उन्होंने उनकी बात को अपने मंच पे, अपने इंटरव्यू के दौरान, अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर रखा है। वो मिलियंस में व्यू आ गए हैं। तो आप ये मान के चलो कि इन पूरा देश जान चुका है कि दो जवान न्याय के लिए तिरंगा और कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं। अब हो क्या रहा है, उनको जब भी जरूरत पड़ती है, ये सभी नेताओं को, सभी सत्ता और विपक्ष के सभी नेताओं को पता है कि दो जवान घूम रहे हैं। बट एक शर्म की बात है ये देश के लिए, देश के नेताओं के लिए डूब मरने की बात है। बड़ी, मतलब शर्म आती है ये बोलते समय कि एक्चुअली में हमारे देश के जो नेता हैं वो बिल्कुल ही ऐसे हो चुके हैं कि उनको कोई मतलब ही नहीं है। बस नाम है, प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल कुछ नहीं है। सब कुछ आर्थिक और मानसिक गुलाम हो चुका है इस देश का। आर्थिक और मानसिक, सबको अपनी कुर्सी पैसे की चिंता है, अपने ऐश और आराम के वो खत्म हो जाएगा उसकी चिंता है। अदरवाइज आर्थिक और मानसिक गुलाम बिल्कुल देश हो चुका है। हर एक इंसान यहाँ से बीमार हो चुका है, गुलाम हो चुका है यहाँ से। क्यों हो चुका है इसके अभी आप आगे सुनोगे, देखना। ये इसलिए हो चुका है कि भाई आपके पास कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां आज के इस आधुनिक युग में आप अपनी बात रख सको। नायब सूबेदार सुरेंद्र साहब का एक चैनल था, और एक भी उसमें ऐसा कोई शब्द नहीं था जिससे कि यूट्यूब को खराब लगे। तो यूट्यूब उनके चैनल को खूब अच्छी तरह चला रहा था, और वो अपना शांति से बात रखते थे और अपनी बात जो एक्चुअली बात है देश की जनता के सामने। क्योंकि
खुद रक्षा मंत्रालय से फ़ोन पे बात हुई है और उन्होंने बताया है कि भाई आप यहाँ लेटर मत भेजो, यहाँ आप फ़ोन मत करो, आप एक काम करो, अपना यूट्यूब चैनल बनाओ या सोशल मीडिया पे जाओ, कुछ भी करो। उसके बाद 8 साल संघर्ष करने के बाद वो जेसीओ साहब ने अपना एक चैनल बनाया था जिसपे लगभग 10,000 सब्सक्राइबर हो गए थे। अच्छे खासे लोगों को उनका पता लग चुका था कि साहब की क्या प्रॉब्लम है, साहब के साथ क्या घटनाएं घटी है, साहब कैसे गद्दारों को उजागर कर रहे हैं। सरेआम मैं बता रहा हूँ, गद्दारों को उजागर कर रहे हैं और इस देश का आईटी डिपार्टमेंट भी गद्दारों को बचाने में लगा हुआ है। आप सोचो, इस देश की जनता में हिम्मत नहीं है कोई ये आवाज उठा दे अपने किसी भी प्लेटफॉर्म से, कोई दूसरा नेता, कोई अफसर, सब कुछ तो करप्ट हुआ पड़ा है, सब कुछ करप्शन में धंसा पड़ा है। और ये सारी बातें उस चैनल के ऊपर थी और उस चैनल को नेताओं के आईटी डिपार्टमेंट ने, मैं बोलूंगा कि प्रेजेंट गवर्नमेंट के आईटी डिपार्टमेंट ने सरेआम यूट्यूब को बता के डिलीट करवा दिया है। और वो मैंने आप जाओगे AWL सुबेदार सभी आप देख सकते हो, नहीं तो मैं आपको लिंक भी दे दूंगा उसका। चैनल का लिंक कहाँ बंद हो गया, उस पर बस लिखा रहा है कि आपकी गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी पर्पज से चलते हुए चैनल बंद करा दिया है, बाकी आप सो एंड सो साइट पे चेक कर लें। यूट्यूब को क्या बेचारेगा, यूट्यूब की कंपनी है, गूगल एक कंपनी है। तो ये जो हो रहा है इस देश के अंदर, सरेआम अपनी पावर का इतना गलत इस्तेमाल। और ये नहीं है कि यूट्यूब पता है, पूरी इतनी बड़ी डिपार्टमेंट को पता है कि वो साहब क्या बोल रहा है। वो साहब ये बोल रहा है कि मैं प्रूफ दूंगा, अगर मेरे प्रूफ गलत हो तो मुझे आप फांसी पर लटका दीजिए। आप सोच लो, अगर मेरे प्रूफ गलत है तो आप मुझे फांसी पर लटका दीजिए और मुझे AWL अब्सेंट विदाउट लीव, मतलब छुट्टी पे होते हुए वापस यूनिट के अंदर, फौज के अंदर नहीं जाना, वो मैं हूं, AWL सूबेदार हूं मैं, और मुझे पेंशन दी जा रही है, मेरी पेंशन बंद करवानी है। बंद कराने के लिए दर दर भटक रहा है वो, इसलिए कि जब मेरी पेंशन बंद होगी तो मैं उन गद्दारों को बता सकूं, मुझसे पूछताछ होगी, कोई पूछेगा। और वो जेसीओ साहब क्यों लड़ रहा है, क्योंकि किसी गद्दार अफसर ने, मैं भी इसमें नाम तो कई बार ले चुका हूं, आगे भी लूंगा, तो हो सकता है मेरा यूट्यूब चैनल ही बंद कर देंगे। और देश में बहुत कम लोग हैं, इतने यूट्यूब चैनल हैं इस देश के अंदर, मिलियंस में यूट्यूब चैनल है, बट ये सारी बातें उनको पता होते हुए भी वो एक एक वीडियो सभी निकालेंगे, तो भी कितना बड़ा असर होगा कि इस देश की सुरक्षा में जो सेंध लगाई है मिलिटेंट्स को इन्फिल्ट्रेशन करा के, मतलब पाकिस्तान के बॉर्डर से उग्रवादियों को घुसाया गया था बाई प्लानिंग, ये उन सूबेदार साहब ने बोला है। और सरेआम वो रक्षा मंत्री साहब से भी मिलने चले गए कि साहब मैं बता रहा हूं आपको, मेरी बात सुन लो, ये हुआ है, बट नहीं सुनवाई हो रही है। क्यों नहीं हो रही? अब इसके पीछे कौन फंस रहा है, कौन पैसा लेके क्या करा रहा था, उसमें और भी अफसर फंस रहे हैं, उसमें कोई हो सकता है सफेद पोश भी फंस रहे हो, उसमें मिलिटेंट घुसा के उनको मार के मेडल्स लेने का प्लान हो, जो भी हो, या पैसा कमाने का इंटेंशन हो कि किसी को नहीं पता लगेगा, पैसा लेके घुसाते रहे, कुछ भी हो सकता है। या कहीं दिखाना हो कि भाई कुछ भी दिखाना, शोबाजी करनी हो, उसके लिए घुसाए हो, या कोई भी मकसद हो सकता था। नहीं तो मिलिटेंट क्या करता है, सभी को पता है कि मिलिटेंट जिस देश में घुसेगा उस देश में मिलिटेंट कुछ ना कुछ दंगा प्रसाद, बम विस्फोट, हाईजैक, कुछ ना कुछ तो करेगा ही करेगा। तो आप सोच सकते हो कि उग्रवादी, मिलिटेंट, आतंकवादी, कुछ भी नाम दे लो, जब उनको देश में घुसाया जाए, और उनसे बड़ा कोई मुद्दा नहीं है सरकार के पास, उनसे बड़ा कोई मुद्दा नहीं है विपक्ष के पास। कितना कुछ इस देश के अंदर 40-40 जवानों की शहादत दी है एक साथ, जब पुलवामा अटैक हुआ था। ये कौन करते हैं, ये सबको पता है कि कौन करता है। और वही जो शहीद होते हैं, जिनके बेटे शहीद होते हैं, जिनके भाई शहीद होते हैं, जिनके पापा शहीद होते हैं, जिनके जो भी रिलेटिव हैं उनके वो रिलेटिव शहीद होते हैं, जिनके हस्बैंड होते हैं शहीद होते हैं, वो उन्हीं के कारण होते हैं। जो आतंकवादी घुसाए जा रहे हैं उन्हीं के कारण होते हैं, कुछ नहीं तो हमारे बॉर्डर से घुसना एक्चुअली बहुत मुश्किल है। अब आप सोचो कि प्रूफ के साथ वो जेसीओ साहब बोल रहा है, उसकी बात को बिल्कुल भी सुना नहीं है किसी ने। इसका मतलब आप खुद लगा लीजिए कि क्या ये देश उसके बाद गुलाम है या नहीं है, जब कोई इतनी बड़ी गद्दारी के लिए भी आवाज नहीं उठा सकता, और उठाए तो उसको अपनी जान का जोखिम है। देश की भक्ति के लिए करना, उसके लिए जान का जोखिम है। मतलब किम जोंग उन का ये देश हो चुका है, किम जोंग उन का ये देश हो चुका है। और आप ये मान के चलिए कि अब कसर नहीं बची है, क्योंकि अब वही काम हो रहा है जो सरकार के खिलाफ या किसी भी सीनियर के अफसर के खिलाफ बोलेगा, वो या तो मारा जाएगा या दबा दिया जाएगा। ये हालत हो रही है। अब आप देखो कि मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं, मैं एक आंकड़ा देता हूं आज, और उसके बाद आपको और अच्छी तरह समझ में आएगी। आंकड़ा है अनुमानित, क्योंकि अनुमानित ये आंकड़ा इसलिए है क्योंकि ये कहीं भी सोशल मीडिया या किसी भी प्लेटफार्म, ऑनलाइन प्लेटफार्म के ऊपर किसी पे भी अवेलेबल नहीं है, और ये होगा भी नहीं। कितना भी ताकत लगा लो, ये होगा भी नहीं। और ये सब सिक्योरिटी का मैटर आ जाता है। तो मैं अनुमानित एक अपनी तरफ से आंकड़ा अगर देने की कोशिश करूं तो हमारे देश में लगभग बोलूंगा 25 लाख टोटल फोर्सेज और सेना को मिला के जवान हैं, लगभग 25 से 30 लाख। अब आप देखिए 25 से 30 लाख में अगर मैं अपने अकॉर्डिंग अनुमान लगाऊं, अगर 100 में से 2%, 100 में से 2%, मतलब 100 में से 2 आदमी एक साल में या तो डिजर्टर हो जाते हैं, या टर्मिनेट हो जाते हैं, या डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस उनको निकाल दिया जाता है,
या डिसमिस फ्रॉम सर्विस करके कोई भी तरीके से एज पर पनिशमेंट या फिर किसी से परेशान होके भगोड़ा हो जाना, ये बहुत सारे जो तरीके निकालने के, इन सब को मिला के जितने भी बगैर प्रॉपर पेंशन आए हुए सैनिक हैं देश के, पैरामिलिट्री फोर्सेज या सेना होती, तीनों सेनाएं, थल जल और वायु सेना में से सभी में से अगर आंकड़ा निकाला जाए तो 100 में से 2% अगर निकालते हैं तो लगभग 50,000 सैनिक एक साल में फौज से या मतलब सेना से या पैरामिलिट्री फोर्सेज से ऐसे ही टर्मिनेट किए जाते हैं। मतलब ऐसे ही फौज बगैर पेंशन बगैर कुछ फायदा लिए वो फौज से निकाल दिए जाते हैं या भगा दिए जाते हैं या वो खुद भाग जाते हैं, रीजन कुछ भी हो। अब आप सोचो कि 100 में से 2 का आंकड़ा अगर उसको हम आधा भी कर दें, लगभग 25 से 30 हज़ार को भी हम देखें तो लगभग 2.5 से 3 लाख कम से कम, 77 साल के अंदर आप ये मान के चलो कि लगभग 6 से 7 लाख सैनिक इस तरीके से आर्मी फौज पैरामिलिट्री फोर्सेज से आउट कर दिए गए हैं। लगभग मैंने 1% ले लिया अभी, तो 6 से 7 लाख लोग लगभग टर्मिनेटेड हैं। आप सोच सकते हो 6 से 7 लाख लोग, ये मेरा अनुमान है, आप अपना अनुमान लगा सकते हैं, आप अपना आंकड़ा निकाल सकते हैं। तो अगर ये अनुमान लगाया जाए, हम 5 लाख भी अगर मान ले, और घटा देता हूं मैं, 5 लाख भी अगर टर्मिनेटेड, डिसमिस्ड या फिर डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस बाय पनिशमेंट, जो भी आप मानो जैसे, तो ऐसे लोग जो निकाल दिए गए हैं, जो एज पर रिटायरमेंट नहीं आए हैं, उन लोगों की इतनी बड़ी नफरी है, उनमें से आज ये मानते हैं कि भाई 50% जिंदा होंगे, 50% जिंदा होंगे, तो 5 में से 2.5 लाख, 5 लाख में से 2.5 लाख लोग जिंदा हैं। आप सुनते जाना आंकड़ा, 5 में से 2.5 लाख लोग जो टर्मिनेटेड है आज वो जिंदा होंगे, क्योंकि 77 साल में अगर इतना हुआ है जो हमारा देश की आज़ादी के बाद, तो हम आधे साल पहले वाले छोड़ देते हैं। मैंने आपको बिल्कुल बारीकी में लेके आ रहा हूँ बात को। 100 में से 2 में से आधा कर दिया, उसके बाद 6-7 लाख का 5 लाख कर दिया, और 77 लाख का हमने आधा कर दिया, 5 लाख में से आधा 2.5 लाख, 2.5 लाख में से आप और छोड़ दो, लगभग 50,000 को और हटा दो, तो 2 लाख की नफरी कम से कम, इससे कम हो ही नहीं सकती। 2 लाख की नफरी जो टर्मिनेटेड डिसमिस सोल्जर्स की है, उसमें से मैं इसलिए बोलता हूं आर्थिक और मानसिक रूप से गुलाम हो चुका है। कोई अपनी आर्थिक स्थिति के कारण और कोई अपनी मानसिक स्थिति के कारण इन जवानों के साथ आना चाह रहा है, बट आ नहीं पा रहा है। आप सोच सकते हो, और सब आना चाह रहे हैं यहां से, दिल से, बट ये जो स्थिति है ये देश की बिल्कुल जीरो हो चुकी है। ये जो स्थिति है, जो विटामिन एम की सभी के पास कमी हो चुकी है, अगर है तो उसको लगता है और विटामिन ले ले, पता नहीं कब खत्म हो जाएगा। तो आप ये सोचिए कि आर्थिक और मानसिक स्थिति इस देश की ऐसी हो चुकी है कि देश उसके पीछे गुलाम हुआ पड़ा है। तभी कितने 1.25 करोड़ लोगों में से कोई नहीं आया। एक वकील ने आज बात करी थी, और ये 2 ही जवान हैं, और वो जो 2 जवान हैं वो लगे हुए हैं, मतलब 4-5 लोगों ने अभी तक पूरे देश में देश की सुरक्षा के लिए आवाज उठाई है। आप सोच सकते हो, देश की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा रखने वाले लोगों के लिए, देश की सुरक्षा ऑर्गेनाइजेशन के लिए, देश की सुरक्षा को ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर करने के लिए कोई आवाज नहीं उठाई गई है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अभी तक देखा है कि कोई भी जवान जो इनके ऊपर डबल एक्ट लगते हैं, एक आर्मी एक्ट लगते हैं और दूसरे सिविल एक्ट लगते हैं, इसलिए इतना डरा दिया गया है इनको। और मैं आपको ये बता दूं, इनको डरा इतना दिया गया है कि आधे तो ऐसे ही फौज में नहीं गए हैं जो डिजर्टर हो गया, भगोड़ा हो गया, आप सोच के देख लो। और कितनों को सेक्शन 45 और 63 के अंडर में सजा देके निकाल दिया है, जो कि मैं आपको बता देता हूं कि कम से कम 90% लोगों को गलत सजा देके अफसरों ने निकाल दिया है। और अगर आप देखें जो इंडियन आर्मी एक्ट 1950 का है, 1950 का, उसके अकॉर्डिंग अभी तक अगर एक्चुअली उसका पालन किया जाए तो एक भी अफसर जो अभी भर्ती होकर रेजिमेंट के अंदर गया है, एक दिन भी नौकरी की है, एक दिन भी, मैं बता रहा हूँ, एक दिन भी उसने सर्विस दी है, सर्विस सेवा तो देते नहीं है, सेवा करवाते हैं, एक दिन भी दी है, तो वो भी उस एक्ट में फंसा हुआ है, क्योंकि अपना पर्सनल काम कराने की सजा है, सजा। और एक सीईओ को या एक किसी भी अफसर को अगर वो बार बार ऑर्डर देता है अपने व्यक्तिगत या घरेलू काम के लिए, तो बार बार का मतलब होता है 1 बार 2 बार 3 बार भी अगर उसने दिया है और 4 बार भी दिया है, तो वो कोर्ट मार्शल तक का हकदार है, वो सिविल जेल तक का हकदार है। आप सोच सकते हो। और उसी एक्ट में ये भी लिखा है कि अगर जवान अपनी मर्जी से करता है सेवादारी, तो वो केवल और केवल, आप देख सकते हैं, किसी भी आर्मी एक्ट को उठा के समझ सकते हैं, किसी वकील से पूछ सकते हैं, किसी अफसर से पूछ सकते हैं, उसमें एक्चुअली क्या लिखा हुआ है आप पूछ सकते हैं कि उसमें ये लिखा है केवल और केवल उसका कैरेक्टर के ऊपर निगरानी रखी जाएगी, कैरेक्टर की जांच भी की जा सकती है, भाई ये बंदा खुद अपनी मर्जी से कर रहा है, इसका क्या कैरेक्टर है, नहीं तो जवान को सजा नहीं है। और जबकि इसका पूरा का पूरा उल्टा हुआ है, इस सेना के अंदर इतने लोगों को सजा मिली है, इतने जवानों को सजा मिली है, और इन्हीं बातों के चलते मिली है मैक्सिमम। मैं आपको बता रहा हूँ क्यों मिली है, क्योंकि बात यही होती है, केस कोई दूसरा लगाया जाता है, जवान की हिम्मत नहीं है, बोल दे, गवाह वहीं पे तैयार कर लिए जाते हैं, और गवाह अगर है तो तोड़ दिए जाते हैं उसके साथ,
तो ये कोई नॉर्मल बात है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये सेना में जो पावर का इस्तेमाल मिसयूज किया जा रहा है वो आप ये मान के चलो कि बिल्कुल चरम सीमा पे है। और हमने भी देखा है, हमसे कोई भी पूछ सकता है, हम बता देंगे कि कैसे होता है। तो आप ये मान के चलो कि ये बहुत बड़ा एक संकेत है देश को गुलामी में झोंकने का। देश को कोई ना कोई काबू कर रहा है। देश की सेना ऑलरेडी काबू में आ चुकी है, वो तो पहले से ही है। और अंग्रेजों से बिल्कुल अभी आज़ाद हुए ही थे, पहले कई सौ साल हम गुलाम रह लिए और अब दोबारा तैयारी हो चुकी है। ये अब पहले आर्थिक गुलामी आती है, फिर उसके बाद ये जो मानसिक गुलामी आती है, आर्थिक मानसिक आने के बाद फिर शारीरिक गुलामी आती है। और वो शारीरिक गुलामी भी हो रही है, क्योंकि एक अच्छे भले इंसान को जो शांतिपूर्वक अपना प्रोटेस्ट कर रहा है, अपनी बात को रखना चाह रहा है, शांतिपूर्वक अपनी बात को किसी को बताना चाह रहा है, किसी भी माध्यम से बताना चाह रहा है, वो फिजिकली या सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से बताना चाह रहा है, तो उसकी बात को वहीं पे दबा दिया जा रहा है। अपनी मर्जी से उसके वीडियो डिलीट किए जा रहे हैं, अपनी मर्जी से उसके ये गवर्नमेंट यहाँ पे ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट एक इंसानों के सारे हक को अपने अंडर में कर लेगी, ऐसा नहीं। तो गवर्नमेंट हक देती है, छीनती नहीं है। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, ना तो वो फिजिकली एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना वो जनरल कॉरेस्पॉन्डेंस के कारण कुछ काम कर रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग के कारण काम में वो कागज पत्र दे रहे हैं, उनका भी जवाब नहीं दे रहे, वो ईमेल भेज रहे हैं, उनका भी जवाब नहीं दे रहे, और ना कोई कार्रवाई कर रहे हैं। जो गद्दार है उसको सपोर्ट कर रहे हैं सरेआम, सब कुछ बिल्कुल गुलाम देश में जैसे एक होता है सरेआम, ऐसा तो मेरे हिसाब से, सही बता रहा हूँ, अंग्रेजों के समय में भी नहीं हुआ होगा। क्योंकि देश अगर आज़ाद हुआ है तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने जो कानून छोड़े गए हैं, फिर भी इन कानूनों का उन्होंने तो पालन किया ही होगा, क्योंकि उन्होंने बनाए हैं। यहाँ तो उनका बिल्कुल उल्टा किया जा रहा है, आप सोच सकते हो, बिल्कुल ही उल्टा। और अगर अंग्रेजों का ही मुकाबला करना था तो फिर देश आज़ाद हुआ ही क्यों था? सेम अंग्रेजों से भी खतरनाक पॉलिसी चलानी थी तो फिर देश को आज़ाद कराने की जरूरत क्या थी? इतने शहादत जो दी है हमारे वीरों ने, वो देने की जरूरत क्या थी? क्या जरूरत थी इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ने की? क्या जरूरत थी? अगर ये ही हाल करना था देश के अंदर तो जरूरत क्या थी? आज 2 जवान ठंड में सारा दिन घूमते रहे, एक बंदा उनके साथ नहीं पहुंचा। और आप ये मान लो कि हर एक इंसान इतना डरपोक हो चुका है। और वो जो दोनों सब ये क्या सोचते हैं कि जब ज्यादा जाएंगे तो पुलिस लाठी मारेगी। बिल्कुल सही है, मतलब उस लाठी के दर्द का डर है, उस पेंशन को गंवाने का डर है, उस तनख्वाह को गंवाने का डर है। बट ये नहीं देख रहे कि आज उनके साथ जो हुआ है वो कल को बिल्कुल और बिल्कुल किसी के साथ भी हो सकता है। कोई खास बड़ी बात नहीं है और कोई भी कभी भी फंस सकता है। तो अभी आप सोच के देखो कि एक जवान जिसके घर में एक अफसर, ये जवान के कहने के अनुसार बता रहा हूं मैं, कहीं इसमें इतने चमचे आते हैं कमेंट करने के लिए जो कि उल्टी पुल्टी फालतू की बकवास करते हैं, मेरा भी टाइम वेस्ट करते हैं। उसके घर बंदे भेजे हैं, किस मकसद से भेजे हैं? वो होटल में रुके, अगला वीडियो बनाई है, उसका प्रूफ है उसके पास। ये हमारी जो बोलते हैं नेशनल मीडिया इसका तो जत्था ही डाउन है। इसने उसको 2 साल सर्विस में भगोड़ा दिखा दिया और बंदा आज तक पे ले रहा था। भगोड़ा आदमी कौन पे देता है भाई? पे तो तभी बंद हो जाती है जब कितने साल तक उसने पेमेंट ली थी, उसके बाद उसके साथ क्या क्या जो भी हुआ है, सेवादारी करवाने की कोशिश की, अगला अपनी डिग्निटी को बचा के कैसे न कैसे उसको प्रताड़ना इतनी दी है तो उसका सारा सिर गंजा हो चुका है। तो आप सोच के देखो कि एक जवान अगर कोई बात बोल रहा है तो सब एक हो जा रहे हैं, A to Z। अफसरों को पता होते हुए भी कोई अफसर की हिम्मत नहीं है। इनको बोलते हैं जेंटलमैन कैडेट के नाम से ट्रेनिंग दी जाती है। आप सोच के देखो ये जेंटलमैन किस एंगल से लगते हैं? जब उसके साथ का अफसर कुछ गलत कर रहा होता है, वो उसी अफसर को ये नहीं बोल सकते कि तू ये भाई नहीं होने दूंगा मैं। क्या जेंटलमैन है वो? बताओ किस बात का जेंटलमैन? कैसे कोई बोले कि वो जेंटलमैन कैडेट बन के ट्रेनिंग करके आया है? जेंटलमैन कैडेट का मतलब आप इसी यूट्यूब के ऊपर देखो, जेंटलमैन कैडेट लिख के कोई वीडियो मिलेगी आपको, उसमें एक जनरल साहब बोल रहा है कि हम आपको जेंटलमैन एड्रेस कर रहा था इनको, जो ट्रेनिंग कर रहे थे अफसर की, इनको बोल रहा था कि तुम जेंटलमैन कैडेट हो। और हम जेंटलमैन इसलिए बोलते हैं कि जेंटलमैन, उसने 4-5 खूबी बताई थी जनरल साहब ने, और जबकि वो खुद भी जेंटलमैन नहीं थे। क्योंकि जब वो जेंटलमैन है तो इतने बड़े बड़े मुझसे बट आगे कुछ रिटायर है, कुछ सर्विंग है, इतने बड़े बड़े अफसर हैं, वो क्यों नहीं सुन रहे भाई? हो क्या गया? इतने बड़े बड़े सफेद पोश हैं, वो क्यों नहीं सुन रहे? इतने बड़े जो हर एक घंटे में अपना कुर्ता चेंज करे, पजामा चेंज करे, अपना सूट चेंज करे, वो क्यों नहीं सुन रहे? बहुत बड़े बड़े देशभक्त हैं, इतने बड़े बड़े देशभक्त नेता भरे हैं भगवान, एक भी इंसान बात, अरे भैया वो गलत है, वो सही है, कुछ भी हो, जांच का विषय है। आप ये भी नहीं पूछ सकते कि भाई हुआ क्या, आप क्यों घूम रहे हो? नहीं घूमोगे आज के बाद, जाओ घर पे, क्या जरूरत है? पैसे नहीं है, लोन चल रहा है, दिक्कत है, केस नहीं हो रहा है, चलो मैं बताता हूँ क्यों नहीं भाई, आप केस करो, इसको न्याय दिलाओ भाई। बात अगर ये गलत है तो इसको पनिशमेंट मिल ही चुका है, इसको पैसे खर्च हो जाएंगे, काम खत्म, हार जाएगा, जो भी आगे पनिशमेंट देना वो भी दे दो, मान नहीं दावा कर दो, अगला गलत है तो। कितनी सिंपल सी बात है। एक देशी सरेआम बोल रहा है कि साहब वहां से फलाना फलाना कर्नल है, ऐसे ऐसे गद्दारी करी है, उसके साथ ये ब्रिगेडियर है, ये जनरल साहब है रिटायर, और ऐसे ऐसे देश में मिलिटेंट घुसाए हैं। सिंपल सी बात है साहब, इसकी जांच करा दो। इतना बड़ा मुद्दा है, इससे बड़ा मुद्दा क्या होगा? आप यहाँ पे नेताओं के आपस में जांच करा रहे हो, इससे बड़ा क्या मुद्दा होगा कि उसकी जांच करा दो जहां से वो इन्फिल्ट्रेशन करा के बैठा हुआ है। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मेरे कोई पर्सनल दुश्मनी है किसी से या बहुत ज्यादा लगाव है किसी से। एक सिंपल और सच्ची और सीधी सी बात बोल रहा हूँ, सिंपल सी, इसमें कोई भी फेरबदल नहीं है। और ये एक ह्यूमन राइट है कि आपको बोलने का अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। मतलब ये आप सोच के देखो, फंडामेंटल राइट्स के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अब अगर ये जो ऑडियो वीडियोग्राफी सभी कोर्टों में, सुप्रीम कोर्ट में,
हाई कोर्ट्स में हो रही है। एक छोटी सी डिमांड है कि भाई ऑडियो और वीडियोग्राफी होनी चाहिए। जब जवान को पनिशमेंट मिलता है ऑडियो वीडियोग्राफी कंपलसरी है, क्योंकि सारी सजाएं गलत दी जाती हैं 1% को छोड़ के। वो 1% भी पता नहीं कैसे सही होती है, मुझे तो वो भी नहीं लगती। जवानों को तो सजा मैं बोलता हूँ जवान कभी भी ऐसी गलती करता ही नहीं कि सजा मिले उसको, और वो भी ऐसी की टर्मिनेट हो जाए, वो ऐसी की टर्मिनेट हो जाए, उसको सजा मिले, ठीक है, उसको फिजिकल पनिशमेंट दिया, थोड़ा सा रगड़ा पट्टी दिया, दैट्स ऑल हो जाता है। कोई लाख में से एक केस ऐसा होता है कि वो नहीं, जब वो दिमाग से मेंटली डिस्टर्ब हो जाए या ज़्यादा नशा की वजह से कोई प्रॉब्लम आ जाए, या हो सकता है किसी के सह मिलके वो कोई बहुत बड़ा कांड कर दे, वो अलग चीज़ है। उसमें 1 लाख में से एक बंदा मतलब क्या परसेंट हो जी, मतलब 0.00001%, और यहाँ पे 100 में से एक ले रहा हूँ तो भी कम लग रहा है मेरे को बहुत कम लग रहा है। और उसके बाद ये तो मैंने आपको टर्मिनेट वाले बताया, आगे सुनो। अभी टर्मिनेट या जिस भी तरीके से फौज से निकाले गए हैं, ये 2-2.5 लाख तो मैं वो बोल रहा हूँ मिनिमम करके। इसके बाद न जाने कितने जवान हैं, जो लगभग 5 से 10% जवान तो ऐसे हैं, मतलब 100 में से 10 जवान तो सजा खाते हैं। सजा कैसी, वहीं पे किसी का 7 डेज पे फाइन, किसी का 14 डेज पे फाइन, किसी का 30 डेज रेप्रिमेंट, पता नहीं क्या क्या, मतलब वहाँ पे क्वार्टर गार्ड, ये वो सब होता है। और ऐसा नहीं है कि वो सजा दिए बगैर काम नहीं चल सकता है। अब कुछ एक केसेज में मान सकता हूँ, बट जितनी दी जाती है वो गलत है। कोई कोई बहुत अच्छा सी होता है, एक को भी सजा देता तब कैसे काम चलता है। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, एक सीओ आता है वो 2.5-3 साल में किसी को सजा नहीं देता और रेजिमेंट सही काम करती है, उसके बाद एक सीओ आता है कम से कम 40-50-100 बंदों को सजा देता है, तब भी रेजिमेंट सही नहीं चलती है। आप सोच सकते हो, तो आप खुद सोच लो, इतनी सजा देता है फिर भी रेजिमेंट सही नहीं चलती है। तो ये क्या है, ये सब आप समझ सकते हो कि अगर जवान को सजा ना दी जाए बिल्कुल, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है सेना में कोई भी, और सजा का हकदार जवान होता ही नहीं, क्योंकि जवान ऐसी गलती करता ही नहीं है कभी भी कि उसको सजा मिले। कोई बिल्कुल 0.0001% को छोड़ दो आप, क्योंकि एक्सेप्शनल हर जगह होता है, हर जगह अपवाद हर जगह मिलेगा आपको। तो ये ऑलवेज हमेशा कंप्लीट ये बोलना ठीक नहीं होता, पर मैक्सिमम केस में, मतलब बिल्कुल ये मान लो कि जवान गलत होता ही नहीं है और जवान पहले ही माफी मांग लेता है, या जवान सही होता है तो वह करता है। तो यहाँ पे बात ये है कि ये हो क्या रहा है देश के अंदर। क्या अब ये जो जवान है इनकी बातों कोई सुनेगा? मैं आपको बता दूं, टर्मिनेट किए हुए जो फौज से निकाले हुए, ओनली बता रहा हूँ, पेंशनर तो छोड़ दो, पता नहीं कितने लाख है, अगर 2 लाख भी है तो आप ये मानो इस देश का सबसे बड़ा स्टेडियम जो मोदी साहब ने बनाया अभी दिल्ली में, ये शायद मैं एक बार सुना था, 1.25 लाख आदमी उसमें बैठ सकते हैं स्टेडियम पूरा भरने के बाद। और जब स्टेडियम पूरा भर जाता है तो वो स्टेडियम का सीन देखने लायक होता है, और 1.25 लाख आदमी आते हैं उसमें। अब आप सोचो कि 2 लाख अगर सैनिक अपनी ताकत दिखाएं, अगर वो अपना हक मांगने के लिए एक इकट्ठे हों, तो आप ये सोचो कि 2 लाख की नफरी कहाँ कितनी बड़ी होती है। उनमें से 50% भी आ जाएं, अब मैं और आधा कर देता हूँ, 50% उनमें से और मैं आधा कर देता हूँ, अगर केवल 50,000 और कर देता हूँ, 25,000 और कम कर देता हूँ, 15, 10, 5,000 भी, अगर 5,000 से और कम कर देता हूँ, 3,000, 2,000, 1,000, अब आप सोचो कितना बड़ा नंबर से मैं 1,000 पे ले आया, और कम कर देता हूँ 500, और कम कर देता हूँ 250, 200, 100 लोग भी अगर आके बोले कि साहब हमको न्याय चाहिए, हमारे साथ ऐसे गलत हुआ था, या हमारी ये वाली मांगे हैं, आप ऐसा कर दो, ताकि कम से कम आने वाले समय में तो हमारे जैसा हमारे साथ हुआ है ऐसा ना हो लोगों के साथ। इतनी सी बात है, समझोगे तो समझ में आ जाएगी। और करना कुछ नहीं, शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखनी है, क्योंकि ये अपना ही देश है, यहाँ पे हा हुकार करने से कोई फायदा नहीं है। आराम से बैठ के अपनी बात को वहाँ पे प्रेजेंट होके प्रशासन के साथ मिलके अपने जो भी केस के कोई प्रॉब्लम है उनको, वकील वहीं पे आ जाएंगे, सब सेवा करना चाहते हैं, वकील तो खुद ही तैयार है, पूरी मंडली तैयार है वकीलों की। आप लोग एक बार चंदू चौहान और उस भालेराव के पास आकर देखो कि वहाँ पे आप आराम से आके जो परमिशन ले लिया उन्होंने, आराम से बैठ जाओ और केवल शांतिपूर्वक अपनी बात रखो कि साहब मेरी ये समस्या थी, मेरी ये समस्या थी। वहाँ पे वकीलों से बात करो, नहीं होता तो सभी मिलकर 1 वकील 2 वकील करो अपने, और वहाँ भी गवर्नमेंट को अपनी बात रखो शांतिपूर्ण ढंग से, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 4 दिन जितने भी रखनी है, और आराम से अपना केस भी आगे दिखाओ, वकील भी अपने आप तुम्हारी सपोर्ट में आ जाएंगे, देश की जनता भी तुम्हारी सपोर्ट में है पूरी की पूरी, कोई शक नहीं है। कुछ एक शरारती तत्वों को साइड कर दो, क्योंकि सभी टाइप का अपवाद, फिर मैंने बोला कि अपवाद हमेशा होता है। तो आप इस वीडियो को इतना शेयर करो कि देश के सभी टर्मिनेटेड सैनिक इसको देखें, उनके परिवारों को अगर मिला लें तो 20 स्टेडियम भर जाएंगे, 20 स्टेडियम कम से कम भर सकते हैं। पर मैं बोलता हूँ कोई जरूरत नहीं जंतर मंतर के ऊपर 500 1000 केवल और केवल जिनको अपना कलंक मिटाना है। वो चंदू चौहान वाली बात है कि अगर किसी को लगता है कि मैं गलत निकाल दिया गया था और मेरी सुनवाई कहीं नहीं हुई, तो वो आके अपनी बात रख सकता है। अब आप ये सोच लो कि अगर अब भी नहीं आ रही, मेरी बात सुनने के बाद भी आप एक्शन नहीं कर रहे हो, तो फिर आपका जमीर मर चुका है, आपकी आत्मा भी मर चुकी है, आपका खून भी ठंडा हो चुका है, वो पानी बन चुका है, और आप आर्थिक और मानसिक रूप से भी गुलाम हो और अपने आप को शारीरिक रूप से भी गुलामी समझ रहे हो। ये सारी चीजें एक साथ लागू हो जाती हैं उस इंसान के ऊपर जो अपना हक छोड़ता है।
हाँ, हक अगर कोई दे रहा है आप छोड़ सकते हो, पर वो बोलता है मैं नहीं दूंगा, तब गलत है छोड़ना। तो आपको आपके अफसरों ने ज़बरदस्ती निकाला है। अगर आपको लगता है कि आप सही थे, तो आपका फ़र्ज़ बनता है, आज आप नहीं हिम्मत हुई अकेले बोलने की, आज 2 जवान जो शेर के बच्चे हैं वो पहुँचे हुए हैं और वो बिल्कुल दमख़म से अपनी बात रख रहे हैं, लड़ रहे हैं। सरकार के साथ लड़ रहे हैं, उन अफ़सर गद्दार अफ़सरों के साथ लड़ रहे हैं जिन्होंने उनको धोखा दिया है, उन मंत्रियों के साथ लड़ रहे हैं जिन्होंने उनकी बात नहीं सुनी है और उस तकलीफ़ के साथ लड़ रहे हैं जो वो झेल रहे हैं कि ₹1 उनके पास नहीं है, फिर भी इतनी दूर आके वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई बहुत छोटी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। नहीं तो आप ये बता दो इतिहास में इससे देश आज़ाद होने के बाद या तो अन्ना हज़ारे ने इतना बड़ा अनशन किया था या अभी चंदू चौहान अनशन करना चाहता है और गलत नहीं कर रहा, वो सही कर रहा है। जब अन्ना हज़ारे साहब ने अनशन किया था तो उसका जो मकसद था वो बिल्कुल हल हुआ, क्योंकि तानाशाही सरकार पहले दूसरी चल रही थी, काफ़ी बकवासबाजी हो रही थी, गई वो सरकार आज तक नहीं आई है। और आप देख लो अब ये जो इनको चर्बी चढ़ गई है, अब ये सरकार का भी कोई भरोसा नहीं है कि अगर ये ऐसा ही करते रहे तो कब ये चले जाएंगे समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये जवानों की बात नहीं सुन रहे। रक्षा मंत्री साहब मतलब अपने घर के दहलीज पे आए हुए सेना के जवानों की बेइज्जती करते हैं। वो बोलते हैं प्रोटोकॉल है, आप ड्रेस में नहीं मिल सकते। आप समझो कि एक जवान अगर ड्रेस में नहीं मिल सकता तो सिविल ड्रेस में क्यों क्यों मिलेगा, बताओ मेरे को, क्यों पहनेगा वो सिविल ड्रेस, वो है ही जवान। तो ये हालत है। क्या आप क्या आप मतलब ये ड्रेस अपनी जो नेताओं की ड्रेस है उसमें नहीं जाते हो क्या? नेताओं की ड्रेस कुर्ता पजामा पहन के संसद में और कहीं भी इधर उधर आप जाके बॉर्डर के ऊपर ड्रेस पहनते हो, किसी ने बोला आपको कि आपको लागू नहीं है, आप कैप लगा लेते हो, किसी ने बोला कि आपको लागू नहीं है। भाई ठीक है, रक्षा मंत्री हो, आपकी ड्रेस है तो पूरी पहनो, नहीं तो ऐसी एक जैकेट पहन के उधर पहुंच गई, मतलब क्या समस्या? मतलब आपको ड्रेस से तकलीफ थी या उन जवानों से तकलीफ थी, ये बात समझ में नहीं आ रही। भाई ड्रेस से तकलीफ थी तो सिविल ड्रेस में जब गए थे तब मिल लेते, तब भी नहीं मिले आप तो। आपने सोचा उनके पास होंगे नहीं कपड़े, इधर आए हैं तो। क्या इतने बड़े नेताओं को ये शोभा नहीं देती है बात बिल्कुल भी? और इस देश के अंदर ये हालत हो रही है कि नेताओं को शर्म बची ही नहीं है, इतनी सी भी शर्म नहीं बची है कि तुम यार किस पद पे बैठे हो, कितने बड़े पदों में बैठे हो, कोई कैसे तुमको इज्जत दे, कैसे तुमको मतलब याद करे आने वाले समय में, क्या तरीका होगा याद करने का? याद तो जरूर करेंगे लोग, बट किस तरीके से करेंगे आप ये डिसाइड कर लो, खुद सोच लो। बहुत बुरा हाल है। और खाऊंगा ना खाने दूंगा, वहां पे मिलिटेंट को घुसा घुसा के अगला सबूत दे रहा है कि साहब पूरा घर भर लिया उसने, खाऊंगा ना खाने दूंगा। आपसे प्रेरित होकर पंगा ले लिया, नहीं तो उसको क्या जरूरत थी, बढ़िया तनख्वाह मिल रही थी, उस 35,000 पेंशन क्या करेगा 30-35,000 रुपये को, 1 लाख रुपये तनख्वाह होती है अगले की, वो भी छोड़ देता, मरने तो घुसने दो सैनिक, पर नहीं हो गया प्रेरित बेचारा। और भी हैं जो ऐसे जवान हैं जो अभी नहीं सामने आए हैं, ऐसे जेसीओज भी हैं, ऐसे जवान भी हैं जो नहीं बर्दाश्त करते गलत। तो बस यही कहना था मेरे को। मुर्दों का देश हो चुका है, वो नाना पाटेकर साहब वाली बात है, ये मुर्दों का देश है, मुझे कुछ नहीं कहना तुम्हें, कुछ नहीं। जय हिंद, जय भारत।